कि है लक्ष्य दूर मत घबराना, है लक्ष्य दूर मत घबराना, साहस तो करो यदि है पाना। दुआ मांगी थी आसियाने से, चल पड़ी आंधियां जवाने की। दुआ मांगी थी आसियाने से, चल पड़ी आंधियां जवाने की। मेरे दर्द को किसने जाना, मेरे दर्द को किसने जाना, क्योंकि मुझे आदत थी मुस्कुराने की। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन 2.0 पर। आज आपके बीच में मैं जितेंद्र कुमार संधि प्रकरण, जो व्यंजन संधियां चल रही थी उसमें से बचे हुए जो भेद हैं वो लेकर के आए हैं, जिनमें से कल मैंने उसको देखा था, जो पिछला वीडियो था उसमें देखा था इष्टुत्व संधि और इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि का सूत्र था इष्टो इष्टुनः इष्टु, तथा इष्टुत्व संधि का सूत्र था इष्टो इष्टुनः इष्टु। और अगली संधि हमारी है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि, इसका सूत्र होता है, एक बार लिखे दे रहे हैं इधर, सूत्र इसका होता है मो अनुस्वारा, मो अनुस्वारा। अनुस्वार संधि का सूत्र होता है मो अनुस्वारा। परिभाषा इसकी कहती है, परिभाषा देख लेते हैं एक बार। परिभाषा इसकी कहती है कि पदांत मां, पद के अंत में मां, पदांत मां के बाद कोई भी व्यंजन, व्यंजन या हल एक ही चीज है। हल एक प्रत्याहार है। हल प्रत्याहार वो प्रत्याहार जिसके अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं, इसीलिए इसको हल भी कहा जा सकता है। इसीलिए व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। अगर देखें व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है, पूछता है कि व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है, तो व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि भी है। इसको हल संधि भी कहेंगे। हल संधि भी इसको कहेंगे। परिभाषा देख लेते हैं। पदांत मां के बाद, पद के अंत में मां के बाद कोई भी व्यंजन या हल, व्यंजन या हल आए तो मां के स्थान पर, तो मां के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार हो जाता है, इस प्रकार से अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। जैसे उदाहरण हमने लिख रखे हैं आपके बीच में। सबसे पहला उदाहरण है हरिम बंदे। हरिम बंदे, इन दोनों शब्दों को जब जोड़ा जाए अगर, तो बोले पद के अंत में मां है, पदांत मां, पद के अंत में यहां पर मां आया है, और ये मां जब दोनों ये शब्द जुड़ेंगे, हरिम और बंदे शब्द जुड़ेगा, तो दोनों शब्द मिलेंगे, तो ये मां अनुस्वार में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। किस प्रकार से देखते हैं, इस प्रकार से बनेगा हरिम हरिम बंदे। यह हमारा नया शब्द बनकर तैयार होगा, हरिम बंदे। कुछ विशेष कठिन चीज नहीं है, लेकिन समझना है, जरूरी है। हरिम बंदे, हरिम बंदे शब्द को जोड़ा, बोले पद के अंत में मां वर्ण आया है, और ये मां वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। इस अनुस्वार में परिवर्तित हो गया, अर्थात इसका भी उच्चारण हरिम होएगा और इसका भी उच्चारण हरिम ही होएगा, लेकिन ये मां अनुस्वार में बदल गया। अगला उदाहरण देख लेते हैं इसी प्रकार से, जैसे तुम करोषि, तुम करोषि। इसी प्रकार से यहां पर भी पद के अंत में मां है और तुम, उसके बाद में करोषि शब्द है। अगर इन शब्दों को जोड़ा जाएगा तो ये मां वर्ण जो है अनुस्वार में बदल जाएगा। सिर्फ इतना ही परिवर्तन होता है कि मां वर्ण अनुस्वार में बदल जाता है, मां वर्ण अनुस्वार में बदल जाता है। इतना ध्यान रखना है आपको कि अनुस्वार संधि में जिसका सूत्र मो अनुस्वारा होता है, उसके पद के अंत में अगर मां वर्ण आता है और उसके बाद कोई व्यंजन आता है, कोई व्यंजन आता है, तो वो मां वर्ण अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे त्वम धन करोषि, तो इस प्रकार से बन जाएगा ये त्वम, यह मां अनुस्वार में बदल गया, त्वम करोषि हो जाएगा सीधे, करोषि, त्वम करोषि। अगला है कृष्णम बंदे। कृष्णम बंदे, इसमें भी वही स्थिति है। अगर देखें तो इसमें भी वही स्थिति, मां वर्ण, पद के अंत में मां वर्ण आया है, और जब इन शब्दों को जोड़ा गया, कृष्णम और बंदे शब्द को जोड़ा गया, तो दोनों शब्द बनकर के कृष्णम मां वर्ण अनुस्वार में बदल जाएगा और बाकी का वही शब्द आ जाएगा। जैसे कृष्णम
इस प्रकार से हो जाएगा, बंदे इस प्रकार से हो जाएगा। जलम बहती, जलम बहती शब्द, इसको भी अगर हम जोड़ें तो मां अनुस्वार में बदल जाएगा और कोई परिवर्तन है नहीं इसमें, तो जलम बहती इस प्रकार से हो जाएगा, जलम बहती। अगर देखें कि ग्रामम गच्छति, ग्रामम गच्छति, तो ये भी हो जाएगा इसी प्रकार से, ग्रामम मां वर्ण अनुस्वार में चला जाएगा या अनुस्वार में बदल जाएगा और ग्रामम गच्छति इस प्रकार से शब्द हमारा बन जाएगा। अगर ये पूछता है आपसे, विच्छेद करने को पूछता है, जैसे ग्रामम गच्छति का विच्छेद करें, ग्रामम गच्छति एक शब्द है, ग्रामम गच्छति एक शब्द है, जिस शब्द का विच्छेद करने के लिए अगर आता है तो किस प्रकार से करेंगे, तो सीधा दे रखा है जैसे ग्रामम और गच्छति, ये अनुस्वार मां में बदल जाएगा, फिर जब विच्छेद करेंगे तो अनुस्वार मां में बदल जाएगा। उल्टा अगर पूछता है कि जलम बहती, जलम बहती का विच्छेद करें तो जलम बहती, ये जलम यहाँ पर अभी अनुस्वार है और जब हम इसका विच्छेद करेंगे, धन में लाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा जलम मां, अब जो अनुस्वार है वो मां में बदल जाएगा। और कृष्णम बंदे, कृष्णम बंदे, इसी प्रकार से कृष्णम बंदे का अगर करें विच्छेद तो कृष्णम बंदे भी अनुस्वार इसका मां में बदल जाएगा और कृष्णम बंदे इस प्रकार से इसका विच्छेद हो जाएगा। त्वम करोषि, त्वम करोषि का भी त्वम करोषि हो जाएगा, इस प्रकार से अनुस्वार मां में बदल जाएगा। और हरिम बंदे, हरिम बंदे का विच्छेद जब करेंगे तो इसी प्रकार से हरिम अनुस्वार मां में बदल जाएगा और बाकी का शब्द वही रहेगा। अगला देख लें उदाहरण इसका, जैसे धनम यक्ष, धनम यक्ष, इन शब्दों का विच्छेद तो है ही, पहले सही विच्छेद है, और अगर इसका हम इसकी संधि करें, संधि करेंगे तो ये हो जाएगा धनम मां अनुस्वार में बदल जाएगा और यच्छ हो जाएगा, इस प्रकार से धनम यच्छ इस प्रकार से हो जाएगा। समझ गए होंगे आप सभी लोग। जैसे मैंने बताया आपको कि व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि भी है, व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि भी है, जिसमें से दो संधियां पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाई थी। ये तीसरी संधि है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का सूत्र होता है मो अनुस्वारा, मो अनुस्वारा, अर्थात पदांत मां के बाद कोई भी व्यंजन या हल आता है तो मां के स्थान पर वो अनुस्वार हो जाता है, जैसे कि मैंने उदाहरणों के माध्यम से इसको समझा। अगली संधि में देखता हूं जो है तोरली संधि, जिसको हिंदी में कहते हैं लत्व संधि, और लत्व संधि का सूत्र होता है तोरली। लत्व संधि का सूत्र है तोरली, जैसे लत्व संधि, हिंदी रूप है इसका लत्व संधि, हिंदी रूप है इसका लत्व संधि। और अगर इसको देखें इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र इसका होता है तोरली, तोरली सूत्र होता है। परिभाषा इसकी कहती है, यदि त वर्ग के बाद, यदि त वर्ग, यदि त वर्ग के बाद त वर्ग के बाद, अब त वर्ग के अंतर्गत वर्ण कौन से आते हैं, त वर्ग के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, ता, था, दा, धा और ना। ता वर्ग के अंतर्गत वर्ण आते हैं ता, था, दा, धा, ना। मतलब इनके बाद यदि ला वर्ण आता है, के बाद यदि बोले ला वर्ण आता है, ला वर्ण आता है, यदि तवर्ग के बाद ला वर्ण आ जाए तो पूरे तवर्ग का ला वर्ण ही हो जाता है। जैसे देखते हैं एक बार, जैसे इधर है ता, अब इधर साइड में आ गया ला, तो निर्माण इस ता का भी क्या हो जाएगा, बोले ला ही बन जाएगा। अगर इधर आ जाए था और प्लस के बाद अगर ला है तो ये था को भी ला बना देगा, बोले था को भी ये ला बना देगा।
दावण अगर आ गया और इधर ला आ गया तो इस दावण को भी ये ला बना देगा। अगर इधर साइड में धावण है और इधर साइड में लावण है तो ये ला ही बन जाएगा, धा का भी। और नावण है और प्लस के बाद ला है तो ना भी ला में ही परिवर्तित हो जाएगा, ला में ही परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं कि लत्व संधि कौन सी संधि है? लत्व संधि, जिसका सूत्र है तोरली, जिसका सूत्र है तोरली। तोरली की परिभाषा ये कहती है कि यदि तोरली का मतलब तो से मतलब है पूरा तवर्ग, तवर्ग, और ली का मतलब है लावण, बाद में अगर आता है लावण, तवर्ग के बाद में अगर लावण आता है तो बोले ये इसको ला ही बना देता है, इसको ला ही बना देता है। परिभाषा कहती है बोले यदि ता वर्ग के बाद ता था दा धा ना यही तवर्ग के अंतर्गत आते हैं वर्ण, इसके बाद में अगर ला वर्ण आता है तो बोले उस तवर्ग को भी ला बना देता है, तवर्ग को भी ला वर्ण में परिवर्तित कर देता है। जैसे अगर देखें, देखते हैं उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं हम इसको। पहला उदाहरण है जैसे तल्लीन, एक उदाहरण है, एक शब्द है तल्लीन, और तल्लीन शब्द को जब हम तोड़ें, ये रहा शब्द तल्लीन, और इस शब्द की हमने संधि विच्छेद की, जब संधि विच्छेद जब हम इसका करेंगे तो ये शब्द दो शब्दों में डिवाइडेशन होगा, दो शब्दों में ये बटेगा शब्द। और किस प्रकार से? बोले तत् धन लीन, तत् धन लीन, ये दो शब्द हो गए। नियम हमारा ये कहता था, तोरली ये कहती है कि त वर्ग के बाद यदि ला वर्ण आ जाता है तो उस पूरे तवर्ग का ला बना देता है। जैसे यहाँ पे तवर्ग का प्रथम अक्षर ही है जो ता है, जो ता वर्ण है। अब इधर साइड में ला वर्ण आया है, बोले ये ला बना देगा तल्लीन। इस प्रकार से तत और लीन को जब जोड़ा गया तो ये शब्द बना तल्लीन, इस प्रकार से बना तल्लीन। अब ये जो ला आया है, देख रहे होंगे आप लोग, ये जो ला आया है ये तोरली का नियम है, ये इसी ने तवर्ग को ला वर्ण में परिवर्तित किया है, इस तवर्ग वर्ण को ला वर्ण में परिवर्तित कर दिया है। अगला उदाहरण देख लेते हैं, इसी प्रकार का अगला उदाहरण देख लेते हैं, जैसे तल्लया, दूसरा है तल्लया शब्द है, इसका भी विच्छेद उसी प्रकार से करेंगे। तत् धन लया, अब यहां पे ता वर्ण है और प्लस के बाद में ला वर्ण है, और ता हमेशा ला में परिवर्तित कर देता है। ता को अगर ला वर्ण आता है तो क्या करता है? बोले ता वर्ग में ता वर्ग को ला वर्ण में ही परिवर्तित कर देता है। इसीलिए इसको जब जोड़ा गया तो ये शब्द बनेगा तल्लया, तल्लया शब्द बनेगा। अब ये तावर्ण लावण में परिवर्तित हो गया तोरली नियम के आधार पर, लत्व संधि के आधार पर। अगला देख लेते हैं, जैसे है विपल्लीन, जैसे एक उदाहरण है, दूसरा तीसरा उदाहरण है विपल्लीन। विपल्लीन इस शब्द को तोड़ें, विपल्लीन शब्द को तोड़ें तो इसका विच्छेद होगा विपद धन लीन। अब देख लेते हैं दा, इधर साइड में पद के अंत में दा वर्ण आया है। अब दा वर्ण क्या आता है तवर्ग में? हाँ आता है, तीसरा वर्ण है, ता था दा, ता था दा वर्ण तीसरा वर्ण है। अब इस तीसरे वर्ण को इसके बाद में ला वर्ण आया है, इसलिए ये ला में ही परिवर्तित कर देगा। जैसे विपल्लीन शब्द को जोड़ा गया तो एक शब्द बना, यहाँ पर है दा वर्ण और इधर साइड में है ला वर्ण, और ये ला वर्ण में ही परिवर्तित कर देगा। विपद और लीन शब्द को जब जोड़ा गया तो ये विपल्लीन बना, तो ये बना विपल्लीन। विपल्लीन। अगला देख लें, जैसे एक शब्द है उल्लेख शब्द, उल्लेख शब्द को तोड़ें, ये शब्द रहा उल्लेख।
इसका विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा उत धन लेख। ता वर्ग का पहला अक्षर जो ता है और धन के बाद में ला वर्ण आया है, ये दोनों मिलकर के ला वर्ण में ही परिवर्तित हो जाएंगे। इसीलिए इसको जब जोड़ा गया तो ये बना जाकर के उल्लेख, उल्लेख शब्द बना। अगला उदाहरण देख लेते हैं, पांचवा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे विद्वान लिखति, विद्वान लिखति एक शब्द है, विद्वान लिखति एक शब्द है। इस शब्द को अगर हम तोड़ें तो ये दो भागों में डिवाइडेशन होगा, दो भागों में बटेगा ये शब्द, तो ये होगा विद्वान धन लिखति। अब देख लेते हैं, यहां पर ना वर्ण आया है, यहां पर ना वर्ण आया है। तवर्ग के अंतर्गत जो ता था दा धा ना पंचम वर्ण है, तवर्ग का ना पंचम वर्ण है, और ये ना वर्ण के बाद ला वर्ण आया है, इसलिए इस ना वर्ण को ला वर्ण में ही परिवर्तित कर देगा। जैसे इसको जब जोड़ा गया, यहाँ पर है ना वर्ण और यहाँ पर है ला वर्ण, ये दोनों मिलकर के बोले ला का ही निर्माण कर देंगे। इनको जब जोड़ा गया, दोनों शब्दों को जोड़ा गया, तो ये शब्द बना हमारा विद्वान लिखति। विद्वान लिखति इस प्रकार से बना, विद्वान लिखति। कुछ एक दो उदाहरण हैं जो आपको और बताते हैं। इसी में देख लेते हैं, जैसे जगल लियते, जगल लियते, जगल लियते एक शब्द है, जगल लियते एक शब्द है, और इस शब्द को जब तोड़ा गया तो ये बना जगत धन लियते, जगत धन लियते शब्द बना। और यहाँ पर देखें तो ता वर्ण है और इसके बाद देखें तो ला वर्ण है। बोले ता के बाद या तवर्ग का कोई भी वर्ण इधर साइड में अगर आता है और इधर साइड में ला वर्ण आता है, वो नियम पहले ही कहता है कि उसको ला ही बना देता है। इसीलिए जगत और लियते शब्द को जब जोड़ा गया तो ये शब्द बना हमारा जगल लियते। जगल लियते। अगला देख लें, एक शब्द है महान लाभा, महान लाभा। इस प्रकार से लिखेंगे इसको, महान लाभ या महान लाभा। और इस शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा जाकर के महान। पहला शब्द हुआ महान, अर्थात पद के अंत में ना वर्ण आया है, उसके बाद में धन, लाभा, उसके बाद में आया है लाभा शब्द। अब लावण आया, ना के बाद लावण आया, इसलिए ये ला में परिवर्तित हो जाएगा। महान धन लाभा, इसको जब जोड़ा गया तो ये बना महान लाभा, महान लाभा। एक बार फिर देख लेते हैं इसको, इस लत्त संधि को एक बार फिर देख लेते हैं। लत्त संधि जिसका सूत्र है तोरली। तोरली का नियम कहता है कि यदि ता वर्ग के बाद, जैसे ता था दा धा तथा ना, इसके बाद में अगर ला वर्ण आता है, यदि ला वर्ण आता है, इसके बाद में अगर ला वर्ण हो तो यह परिवर्तन हो जाता है ला वर्ण में ही। पूरे तवर्ग का परिवर्तन ला वर्ण में हो जाता है। जिसे उदाहरण के माध्यम से समझाया भी आपको। तल्लीन शब्द है, तत् धनलीन। यहाँ पर ता वर्ण तवर्ग का पहला अक्षर है और उसके बाद में अगर इसको जब जोड़ा गया, संधि हुई इसकी, तो ये तल्लीन शब्द बना। इसी प्रकार से तल्लया शब्द है, तल्लया शब्द तत् धन लया, ता वर्ण आया है, तवर्ग का पहला अक्षर है, उसके बाद में ला वर्ण आया है और ता वर्ण को उसने ला में ही परिवर्तित कर दिया। विपल्लीन शब्द में भी वही स्थिति है। दा वर्ण आया है,
जो ता था दा तीसरा अक्षर है तवर्ग का, और उस दा वर्ण को क्या किया, ला वर्ण में ही परिवर्तित कर दिया। इसमें था जगन लियते, जगत धन लियते, तवर्ग का पहला अक्षर है और उसके बाद में ला वर्ण है, उसने क्या किया, तवर्ग को ला वर्ण में परिवर्तित कर दिया। अगला उदाहरण था महान लाभा। महान लाभा शब्द में ना वर्ण है, जो तवर्ग का पंचम वर्ण है, जो तवर्ग का पंचम वर्ण है, और इस पंचम वर्ण को इसके बाद में ला वर्ण आया है, इसीलिए इस पंचम वर्ण को भी उसने ला में ही परिवर्तित कर दिया। केवल इतना ध्यान रखेंगे कि तवर्ग के बाद यदि ला वर्ण आता है तो तोरली का यह नियम है, तो लत्व संधि का यह नियम है कि वो पूरा वर्ग तवर्ग में ही ला वर्ण में ही इसके बाद मित्रों देख लेते हैं व्यंजन संधि का अगला भाग। जो अगली संधि है, जैसे परस्वर्ण संधि, इसका हिंदी रूप है परस्वर्ण संधि। परस्वर्ण संधि का सूत्र होता है अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण, अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण। देख लेते हैं, लिखा भी है हमने इसको, अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण। परिभाषा इस संधि की कहती है, अनुस्वार परस्वर्ण संधि की परिभाषा कहती है कि अनुस्वार के बाद, परस्वर्ण माने होता है बाद में, परस्वर्ण का मतलब ही होता है बाद में, अर्थात अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग मतलब जैसे का वर्ग, का खा गा घा, चा वर्ग हो, पा वर्ग हो, टा वर्ग हो, समझ गए। तो इसमें से किसी भी वर्ग का, बोले अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो वो उसका पंचम वर्ण हो जाता है, तो वो उसका पंचम वर्ण हो जाता है। पंचम वर्ण में कौन से वर्ण आते हैं, वर्ग के लास्ट के वर्ण हैं णा वा णा ना मा, ये 5 वर्ण हैं और ये पंचम वर्ण बोले जाते हैं, वर्ग के पंचम वर्ण हैं ये। अब जिस वर्ग का कोई भी वर्ण अगर आता है, किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण, जैसे का खा गा में से कोई भी वर्ण आता है तो उसका पंचम वर्ण णा हो जाएगा। चा छा जा झा में से कोई भी वर्ण आता है तो उसका पंचम वर्ण वहाँ हो जाएगा। टाठा डा ढा इनमें से कोई वर्ण आता है तो उसका णा वर्ण हो जाएगा पंचम वर्ण। ताथा दा धा इनमें से कोई वर्ण आता है तो उसका ना वर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी वर्ण आता है, 5 वर्गों में से कोई वर्ण आता है तो उसका वो पंचम वर्ण बन जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझाया भी आपको मैंने, कई एक उदाहरण लिख रखे हैं आपके सामने। पहला उदाहरण है जिस शांता, साम धन ता लिख रखा है, साम धन ता। अब इस साम में अनुस्वार ऊपर है, साम शब्द में अनुस्वार ऊपर है और प्लस के बाद में ता वर्ण है। अब ता वर्ग का पहला वर्ण है, ता वर्ग का ये पहला वर्ण है, लेकिन इस को क्या करेगा, ये पंचम वर्ण बना देगा, शांता। क्या बनेगा ये, शांता। अब ता वर्ग का लास्ट वर्ण पंचम वर्ण कौन सा है, ता था दा धा तथा ना, ना पंचम वर्ण है। माँ इसने क्या किया, इस अनुस्वार को ना में परिवर्तित कर दिया, पंचम वर्ण में परिवर्तित कर दिया। इसी प्रकार से देखें दूसरा उदाहरण है, जैसे कुम धन ठित, कुम धन ठित। तो ये कुम, ये जो अनुस्वार शब्द अनुस्वार है वो काहे में पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको जब जोड़ा गया तो ये बना शब्द हमारा कुंठित, कुंठित इस प्रकार से शुद्ध होएगा, कुंठित। अनुस्वार पंचम वर्ण में परिवर्तित हो गया। अगला देखो, मा दा मंदा बनेगा ये मंदा। धम धनटा, धम धन घम धनटा हो जाएगा घंटा, घंटा बन गया, पंचम वर्ण में परिवर्तित हो गया। झम धंझा तो ये हो जाएगा झंझा, इस प्रकार से होएगा झंझा। और गम धन गा, ये दोनों वर्ण पंचम वर्ण में परिवर्तित होंगे तो ये शब्द बनेगा जाकर के गंगा, इस प्रकार से बनेगा गंगा शब्द। यहां तक समझा मैंने कि पर स्वर्ण संधि स्वर संधि का ये एक रूप है जिसका सूत्र होता है अनुस्वार से परस्वर्णा। परिभाषा जिसकी कहती है अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आता है, किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो वो उसका पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हमने समझा भी इसको, साम धनता शांता बन गया, कुन धन ठित कुंठित बन गया, और मम धन द मंदा हो गया,
और घम धन टा घंटा बन गया। इस प्रकार से बने शब्द, इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे हमारी ये व्यंजन संधियां। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार।